नमस्कार दोस्तों, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में अगर आपने निवेश किया है या उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में निवेश करने की सोची है। फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रदीप दुबे आपको आज बताऊंगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में कि क्या आपने जो निवेश किया है उसे रहने दें या फिर उसे रिडीम या विड्रॉ कर लें। इस वीडियो के जरिए जो हम सीखेंगे या जो हम जानेंगे वो इस वीडियो में कवर होगा। बेसिक डेटा ऑफ टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, हाइलाइट्स, एसआईपी रिटर्न, सेक्टर एलोकेशन, मार्केट कैप एलोकेशन, पीयर कंपैरिजन, रिस्क एनालिसिस और कंक्लूजन। और आपको बताऊंगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वाकई रिटर्न दे रहा है या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक डेटा ऑफ टाटा डिजिटल इंडिया फंड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये फंड एक, आपको जैसे नाम से ही पता है, ये एक टाटा म्यूचुअल फंड का फंड है। अगर इसके लॉन्च डेट की बात करेंगे तो 26 दिसंबर 2015 को ये लॉन्च हुई थी और लॉन्च डेट से अभी तक 20% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है इसने। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो वो चार्जेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड के स्कीम को मेंटेन करने के लिए आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसी से डिडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है उसका 0.32% एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज का देखें तो ये कम चार्जेस आपसे लेता है। AUM की साइज बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि किसी एक फंड का जो टोटल फंड है वो कितना मैनेज करता है उसे AUM कहते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का टोटल AUM 6463.67 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट डिटेल जानेंगे। अगर आप लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको फर्स्ट टाइम 5000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एडिशनल 1000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 5000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिनिमम 1000 आप जब चाहे लमसम के जरिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम SIP की बात करें तो मात्र 150 यानी कि 150 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर रिडीम करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को तो कम से कम 500 रुपये यानी कि 500 आपके पास रिडीम करने के लिए होना चाहिए। अब बात करेंगे इस फंड के कुछ हाइलाइट्स के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ कि कोई भी सेक्टर, आपको पता है सेक्टर हो या बिजनेस साइकिल, वो एक रोटेट होता है, हाई वैल्यूएशन के बाद वो गिरता हुआ नजर आता है। नॉर्मली सभी ऐसे सेक्टर जो फंड है उनका कहानी यही है और आपको भी यहाँ देखने को मिलेगा। अब डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे NAV 27 जनवरी 2023 का NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के हर यूनिट की वैल्यू जो है वो है अभी 36.11 पैसे, यानी कि 36 रुपये 11 पैसे हैं। यही अगर आप एक साल पहले 3 जनवरी 2022 को देखते हैं तो इसका NAV था 45 रुपये 57 पैसे। तो यहाँ पर आपको ये जो अभी म्यूचुअल फंड है वो 21% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। और यहीं पर अगर आप इन्फोसिस को देखेंगे तो पिछले साल यानी 10 मार्च 2022 को इन्फोसिस 1886 पर ट्रेड हो रहा था, जो कि आज के डेट की देखें तो 1519 पर ट्रेड हो रहा है। तो आपको भी इन्फोसिस भी 19.3% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्फोसिस कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एंट्री इसलिए हुई कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाटा डिजिटल इंडिया फंड का इन्फोसिस में है, जिसमें टाटा डिजिटल फंड के टोटल फंड का 25.58% जो इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस में है। तो इसीलिए मैंने इन्फोसिस को भी आपको बताया, जिससे कि आप टैली कर पाएँ कि इन्फोसिस कितना गिरा और ये फंड कितना गिरा। अब बात करेंगे SIP रिटर्न की। देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत सारे वीडियो में ट्रेलिंग रिटर्न देखे होंगे, एनुअल रिटर्न देखे होंगे, बहुत सारे रिटर्न आपको दिखाए गए होंगे, लेकिन हम यहाँ SIP की बात करेंगे बिकॉज ऑफ कि हमारे मोस्टली जो सब्सक्राइबर हैं वो SIP के जरिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करें तो क्या रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया।
5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर 30.63% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया। तो 5 ईयर्स में अगर इसका रैंकिंग देखें तो टॉप में है, लेकिन 5 ईयर्स पहले ओनली 4 ऐसे फंड थे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में आते थे। तो इसमें 1 नंबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 20-30 फंड आता तो मैं अगर 1 नंबर पर रहता तो मान लेता, लेकिन वहीं 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो 23.91% का रिटर्न इस फंड ने दिया इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो -1.02% का रिटर्न दिया। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो टोटल 10 ऐसे म्यूचुअल फंड आ गए जो इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे जैसे आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया, वैसे ही और भी जो फंड हाउसेज हैं, रिटेल इन्वेस्टर या नॉर्मल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अपने साथ मर्ज करने के लिए उन्होंने नए नए स्कीम लॉन्च किए, यानी कि आईटी सेक्टर के फंड को लॉन्च किया, जिससे कि आपका और हमारा पैसा अट्रैक्ट होकर दूसरे फंड को देखकर इसी सेम कैटेगरी में हम निवेश करें। तो 5 साल बाद यानी कि 2022 आते आते इस कैटेगरी में 10 फंड हो गए, जबकि 4 थे। और वही 2023 में अगर आप देखेंगे तो टोटल 14 म्यूचुअल फंड है जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि जब रिटर्न देता है, कोई भी सेक्टर रिटर्न देता है, तो हम भी पागल की तरह केवल उसी सेक्टर में भागते हैं, जबकि जो डाउनफॉल सेक्टर है उसे हमें रिसर्च करके पता करना होता है कि कब ये फिर से बाउंस बैक करेगा और हम उसमें अच्छा रिटर्न बनाएं, यानी कि उसके इमर्जिंग के समय हम उसमें इन्वेस्टमेंट किए हो और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, ना कि एक जो कंपनी हाई वैल्यूएशन पे चली गई है उसमें इन्वेस्टमेंट करें और जब वो गिरे तो उसके विटनेस बने और उसमें बताएं कि कितना % रिटर्न हमने खोया है। जैसे कि हमने बताया वैसे ही आप देख सकते हैं 2020 में इस म्यूचुअल फंड ने 57.4% का रिटर्न दिया, वहीं 2021 में 77.3% का रिटर्न दिया। और वही जब आईटी सेक्टर या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवर वैल्यूड हो गया कोरोना के 2 साल बाद, तो इस म्यूचुअल फंड ने 2022 में -22% का रिटर्न दिया। फ्रेंड्स, अगर यही हम सेक्टर एलोकेशन देखें इस फंड का, तो आप जैसे कि जानते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टोरियल फंड होने के कारण 72.88% इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, 10.04% कम्युनिकेशन सेक्टर में है। अब बात करेंगे मार्केट कैप की। मार्केट कैप एलोकेशन जानना आपको इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे वॉलेटिलिटी पता चलती है कि कितना स्टॉक अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कि जो स्मॉल कैप के यूनिट्स होते हैं या स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सेफ रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो लार्ज कैप मच बेटर होता है। तो इस केस में देखते हैं कि टाटा डिजिटल फंड ने क्या चयन किया है मार्केट कैप एलोकेशन का। 68% का जो है एलोकेशन जाइंट कंपनी में रखा है, यानी कि जाइंट कैप वाले जो कंपनीज है जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इन सब कंपनीज में 68% का एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड का। और अगर देखेंगे तो 15.81% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप वो कंपनीज होते हैं, यानी वो टेक्नोलॉजी के कंपनीज जो टॉप 100 कंपनीज में आते हैं इंडिया के। तो टॉप 100 कंपनीज में देखेंगे और जाइंट में देखेंगे तो दोनों में मिलाकर आपको देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% इन्वेस्टमेंट आपको यही दिख जाएगा कि मार्केट कैप एलोकेशन 80% सेफ जगह पे है। वहीं पर अगर देखें 11.85% मिड कैप कंपनीज में है। तो मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होते हैं जो 100 के बाद के कंपनीज आते हैं लेकिन 250 के अंदर आते हैं, उसमें 11.85% एक्सपोजर है इस कंपनी का। अब बात करेंगे पीयर के साथ कंपैरिजन करेंगे और यहाँ रिटर्न बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एसआईपी रिटर्न को बताना यहाँ पर मेरा एक ही इसके पीछे उद्देश्य है कि आपको एसआईपी के जरिए क्या रिटर्न दिया इस फंड ने ये पता चल पाए। वैसे लमसम के जरिए आप किसी भी वेबसाइट में देख लेंगे तो लमसम के जरिए आपको इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, लेकिन एसआईपी कोई नहीं बताता, इसीलिए मैं एसआईपी आपके लिए बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर देखें लास्ट 6 मंथ में तो टाटा डिजिटल ने 8.93% का रिटर्न दिया, वहीं पर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने 24.94% का रिटर्न दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 25% का। तो यहाँ पर बुरी तरह टाटा डिजिटल इंडिया को पछाड़ते हुए एसबीआई आगे निकल गई। वहीं 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वहाँ पर आपको -1.02% का रिटर्न टाटा डिजिटल फंड ने दिया
और यहाँ पर भी विनर SBI टेक्नोलॉजी फंड रही और 10.99 यानी ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न आपको निकाल के दिया इस गिरते हुए IT सेक्टर ने भी। 3 साल की बात करें तो यहाँ पर टाटा डिजिटल ने 23.91% का रिटर्न दिया। SBI कहीं पीछे नहीं रही, यहाँ पर 27.07% का रिटर्न निकाल के दिया आपको। यानी SBI टेक्नोलॉजी जो अपॉर्चुनिटी फंड है वो 6 मंथ 1 ईयर 3 ईयर्स में टाटा डिजिटल इंडिया फंड को लगातार बीट करते हुए नजर आ रही है। साथ ही अगर 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो यहाँ पर एक नया फंड आपको सुनने को मिलेगा जो पुराना ही फंड है, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इन्होंने 5 साल में 33.08% का रिटर्न दिया। वहीं पर अगर SBI देखें तो इसके जस्ट सिमिलर ही रिटर्न दिया, लेकिन टाटा डिजिटल ने 30.63% का रिटर्न दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये रिटर्न का कंपेयर जो कि SIP के जरिए मैंने किया? तो इससे आपको पता चल गया कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है। लेकिन उसके पहले आपको कभी भी फंड के डेटा को और रिस्क एनालिटिक्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको रिस्क एनालिटिक्स भी यहाँ बताऊँगा। स्टैंडर्ड डिविएशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए किसी फंड का एवरेज रिटर्न 15% है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 7% है, तो वो फंड फ्लैक्चुएट जो करेगा वो होगा 15 + 7 यानी कि 22% का मैक्सिमम रिटर्न देगा, और गिरेगा तो कितना देगा 15 - 7 यानी कि 8% तक गिरेगा वो। तो इसे स्टैंडर्ड डिविएशन मीन के जरिए निकाला जाता है। मीन मतलब एवरेज रिटर्न। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इस फंड का 25.31% है, जबकि इसी फंड के जो सारे फंड हैं उसके कैटेगरी का एवरेज देखें इस सेक्टर के तो 24.22% होता है। यानी कि साफ शब्दों में स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ इस फंड में अपने कैटेगरी के एवरेज से भी रिस्क ज़्यादा है। वहीं बीटा की बात करें, बीटा का मतलब होता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि सभी म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है जिससे हम उसे कंपेयर करते हैं। तो बेंचमार्क का इंडेक्स हम 1 माना जाता है, यानी कि 1 से अगर आपका म्यूचुअल फंड का बीटा ज़्यादा हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पर आपका फंड जो है अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा रिस्क है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं 1 से कम है तो आपको अपने फंड में कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो टाटा डिजिटल का है वो है 0.94%, यानी कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम वॉलेटाइल है। लेकिन इसका कैटेगरी एवरेज देखें तो वहाँ 0.88% है, यानी कि जो एवरेज है उससे तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स से कम वॉलेटिलिटी है। अब बात करेंगे शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो मतलब होता है कि जो ऊपर के 2 डेटा आपने देखा, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, उसके बाद ये रिस्क लेता हुआ फंड दिखा। अब हम ये शार्प रेशियो के जरिए ये देखेंगे कि ये रिस्क लेते हुए क्या अच्छा रिटर्न दिया कि नहीं। शार्प रेशियो ज़्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है, जिसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं। अगर कम हो तो खराब होता है। तो यहाँ पर टाटा डिजिटल का 1.01% है और वहीं कैटेगरी एवरेज का 1% है। तो यहाँ भी आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी होगी 0.1% ज़्यादा रिटर्न लेने से। दूसरी बात करेंगे जॉनसन अल्फा की। जॉनसन अल्फा मतलब ये होता है कि मान लीजिए सपोज आपने किसी फंड से उम्मीद किया कि वो 30% का रिटर्न देगा, लेकिन वो 35% का रिटर्न दिया, तो ये 5% का जो हाइक आपको मिला उसे जॉनसन अल्फा करते हैं। यानी कि किसी फंड के जो एक्सपेक्टेशन रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता को जॉनसन अल्फा कहते हैं। यहाँ पर टाटा डिजिटल का 4.62% का अल्फा है और वहीं एवरेज देखें तो 4.79% का है। तो यहाँ भी धराशायी हो गई टाटा डिजिटल इंडिया फंड। बात करेंगे मीन रिटर्न की। मीन रिटर्न को एवरेज रिटर्न का भी कहते हैं। तो यहाँ पर टाटा डिजिटल का 29.28% है, वहीं कैटेगरी का एवरेज 28.12% है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको कुछ पॉइंट्स रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन मेरे उम्मीद से, मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है कि हम थोड़ा सा रिस्क लेके इतने रिटर्न का गेम खेलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ बातें जो आपको इम्पॉर्टेंट है इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये एक सेक्टोरियल फंड है, इसमें आपको अच्छे से खेलना आना चाहिए। गेम वही खेलो जो आपको अच्छे से खेलना है। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल खेलना शुरू करे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो क्रिकेट में ही आपको नॉलेज देगा, क्रिकेट का ही कोच बन सकता है, फुटबॉल का नहीं।
आप भी वैसे ही कीजिए। अगर आप एक शांत प्रिय इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि हमारे रातों की नींद उड़ा दे, तो सेक्टोरियल फंड से दूर रहें। सेक्टोरियल फंड क्या है कि ये एक बिजनेस साइकिल पे डिपेंड होता है। अगर आप अभी भी ज़्यादा चिंतित हैं तो मैं कुछ गुड न्यूज़ दे दूंगा जिससे कि आपकी जो टेंशन है वो थोड़ा रिमूव हो सके। इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में एक आगे बढ़ते हुए देश है। अगर स्मार्टफोन की बात करें तो हम मार्केट में सेकंड नंबर पे आते हैं। अगर वहीं लैपटॉप सेल की बात करें तो हम चौथे नंबर पे आते हैं। और अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो उसमें हम चौथे नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का हब आने वाले कुछ सालों में दिखेगा, जिससे कि हमारे जो इंपोर्ट होने वाले पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा आपको ग्रो दिखेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद सारे बिजनेस पे डिपेंड होते हैं और टेक्नोलॉजी में इंडिया ऑलवेज अपने आप को प्रूव करते रही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।